नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को स्मार्टफोन और टैबलेट रखने की अनुमति देने को कहा। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने भारतीय सीरम संस्थान को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के मानव परीक्षण की मंजूरी दी। रक्षाबंधन का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष चीन में निर्मित राखियों के स्थान पर स्थानीय राखियों ने जगह बनाई। देश के मध्य और पश्चिमी भाग में मानसून कल से सक्रिय होगा। इस वर्ष के इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी निखिल कुमार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को स्मार्टफोन और टैबलेट अपने साथ रखने की अनुमति देने को कहा है। कोविड रोगी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकेंगे। इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति है, लेकिन कुछ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दे रहा है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉ राजीव गर्ग ने राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के प्रधान सचिवों को इस आशय का पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि उपकरणों को संक्रमण मुक्त करने और रोगियों की परिजनों की बातचीत के लिए समय तय करने के बारे में अस्पताल प्रोटोकॉल बना सकते हैं। भारतीय औषधि महानियंत्रक डीजीसीआई ने भारतीय सीरम संस्थान को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 की वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। डीसीजीआई डॉक्टर वीजी सोमानी ने कोविड-19 के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर किए गए गहन मूल्यांकन के बाद भारतीय सीरम संस्थान को ये परीक्षण करने की कल रात मंजूरी दी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन सीडीएससीओ की विशेषज्ञ समिति ने शुक्रवार को कोविड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के परीक्षण की अनुमति देने की सिफारिश की थी। कंपनी को तीसरे चरण का परीक्षण करने से पहले डाटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किए गए सुरक्षा आंकड़ों को सीडीएससीओ को देना होगा। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण की परीक्षण इस समय ब्रिटेन में चल रहा है। ब्राजील में तीसरे चरण और दक्षिण अफ्रीका में पहले और दूसरे चरण का परीक्षण जारी है। देश में पिछले एक दिन में रिकॉर्ड 51,255 कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। 24 घंटे में स्वस्थ होने वालों की ये सबसे बड़ी संख्या है। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 65.43% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.13% रह गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में अब तक 11,45,629 रोगी ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 54,735 नए मरीजों का पता चला है। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 17,50,723 हो गई है। 5,67,730 रोगियों का इलाज चल रहा है। एक दिन में 853 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या 37,364 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 4,63,172 नमूनों की जांच की गई। राजधानी दिल्ली में पिछले एक दिन में कोरोना वायरस से 961 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,37,677 तक पहुंच गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से 1,23,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,186 लोग स्वस्थ हुए और 15 लोगों की मौत हुई। राजधानी में कोरोना से 4,004 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बिहार विधानसभा का वर्षाकालीन अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा कि ये सत्र एक दिन का ही होगा, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण सभी विधायक दलों के नेता 4 दिन के अधिवेशन को एक ही दिन में पूरा करने पर सहमत हो गए हैं। लेकिन सदन में सभी विधायी कार्य एक ही दिन में निपटाए जाने के बारे में अंतिम निर्णय कार्य सलाहकार समिति की बैठक में किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए विधानमंडल परिसर से बाहर पहली बार बैठक पटना के ज्ञान भवन में आयोजित की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले यह बैठक अंतिम होगी। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। सदस्यों की कोरोना जांच के लिए रैपिड एंटीजन किट की भी व्यवस्था की गई है। बैठक के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। 10 अध्यादेश और 2 विधेयक सदन के पटल पर रखे जाएंगे। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। इस बीच राज्य में पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 57,270 हो गई है। 36,637 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 20,311 का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। कोरोना के कारण 322 लोगों की मौत हुई है। मरीजों के स्वस्थ होने की दर 64% है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान 921 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 33,535 हो गई है। कल संक्रमण से 9 रोगियों की मौत हो गई। राज्य में इस महामारी से अब तक 886 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार कल 581 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए। अब तक 23,550 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कल कोरोना से स्वस्थ होने के बाद 9,926 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके साथ ही राज्य में अब तक 2,76,809 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर 62.74% है। महाराष्ट्र में इस समय 1,48,537 लोगों का इलाज चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस महामारी को नियंत्रण करने के लिए चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और ये अधिक कठिन हो सकता है, क्योंकि कोंकण क्षेत्र के लोगों ने आगामी गणेश उत्सव में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न कई शहरों में जाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की पृष्ठभूमि पर राज्य के विभिन्न शहरों में रहने वाले कोंकणवासी अब कोंकण के विभिन्न जिलों में आगामी गणेश उत्सव के लिए दाखिल हो रहे हैं। कोंकण के रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के जिला प्रशासन के सामने जिलों में दाखिल होने वाले नए लोगों के स्वास्थ्य की जांच तथा उन्हें स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की चुनौती है। जिलों के प्रवेश स्थानों के चेक पोस्ट पर कड़ी जांच का अमल किया जा रहा था। हालांकि रास्तों पर गाड़ियों की लंबी कतारें और ट्रैफिक जाम की वजह से जांच में ढील दी गई। रत्नागिरी जिले में प्रवेश करने वाले यात्रियों को कुछ जगहों पर फेस शील्ड और मास्क देकर उनमें जन जागृति की जा रही है। आने वाले दिनों में इन जिलों में दाखिल होने वाले लोगों की कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यक सावधानी के बारे में जागरूकता पर इन जिलों की स्वास्थ्य स्थिति का भविष्य निर्भर रहेगा। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। असम में दूसरा प्लाज्मा बैंक कल तेजपुर मेडिकल कॉलेज में खोला गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और अधिक संख्या में रैपिड एंटीजन टेस्ट कराने का प्रयास कर रही है। असम में कोविड से मृत्यु दर 0.24% है, जो कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 805 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। इस बीच राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये 73.16% हो गई है। राज्य में अब तक कुल 46,587 मरीज स्वस्थ हुए हैं। गुजरात में कल संक्रमण के 1,101 नए मामले सामने आए। सबसे अधिक 209 मामले सूरत शहर में दर्ज हुए, जबकि 143 नए मामले अहमदाबाद शहर से सामने आए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 63,675 हो गई है। राज्य में कुल 14,601 सक्रिय मामलों में से 81 मरीजों की स्थिति गंभीर है और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। राज्य में कल 22 मरीजों की संक्रमण से मृत्यु हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,487 हो गई है। राज्य में अब तक 8,14,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। इनमें से 23,255 लोगों का परीक्षण पिछले 24 घंटों में किया गया। इस बीच अहमदाबाद नगर निगम ने नए मामले सामने आने के बाद 7 और क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया है, जबकि 9 क्षेत्रों को इस सूची से हटा दिया है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा की कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्हें डॉक्टर की सलाह से एहतियात के तौर पर मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के 7 दिनों में एक बार कराए जाने वाले नियमित परीक्षण में वे कोरोना संक्रमित पाए गए। श्री येडियुरप्पा ने कल रात ट्वीट में इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर वे अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से सजग रहने और क्वारंटीन होने का अनुरोध किया है। अंडमान निकोबार में 98 और लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। अंडमान निकोबार में कुल 734 लोग कोविड से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 243 रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। इस महामारी से अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। शनिवार और रविवार को साप्ताहिक लॉकडाउन के बाद अब दक्षिणी अंडमान जिले में गैर जरूरी दुकानों को आज आधी रात से 11 अगस्त तक बंद रखने का फैसला किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये 8 अगस्त से लागू होंगे। नए दिशा निर्देशों के तहत यात्रियों को यात्रा से कम 72 घंटे पहले एक स्वघोषणा प्रपत्र ऑनलाइन पोर्टल न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर प्रस्तुत करना होगा। उन्हें इस पोर्टल पर ये शपथ पत्र भी देना होगा कि वे अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहेंगे। इसमें से 7 दिन के संस्थागत क्वारंटीन का उन्हें भुगतान करना होगा। 7 दिन तक वे घर पर पृथकवास में रहेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। आकाशवाणी से बातचीत में नई दिल्ली के सीताराम भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने स्वच्छता बनाए रखने के बारे में भी जानकारी दी। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले, तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप 2 लोग खड़े हैं, करीब 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में डॉक्टर नरेश गुप्ता ने कहा कि अधिकतर मामलों में कोविड-19 संक्रमण अपने आप ठीक हो जाता है और बहुत कम रोगियों को अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत पड़ती है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। जालिम लोशन की ओर से रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को स्मार्टफोन तथा टैबलेट रखने की अनुमति देने को कहा। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने भारतीय सीरम संस्थान को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के मानव परीक्षण की मंजूरी दे। रक्षाबंधन का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष चीन में निर्मित राखियों के स्थान पर स्थानीय राखियों ने जगह बनाई। देश के मध्य और पश्चिमी भाग में मानसून कल से सक्रिय होगा। इस वर्ष के इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने घरेलू क्रिकेट की मानक संचालन प्रक्रिया जारी की। भाई और बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों को राखियां बांधती हैं और उनकी संपन्नता, अच्छे स्वास्थ्य तथा भलाई की कामना करती हैं। इस वर्ष चीन के राखी उत्पादों का स्थान भारतीय कंपनियों और स्वयं सहायता समूहों ने पूरी तरह ले लिया है।
आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद दुकानदारों तथा लोगों ने चीन की राखियों का पूरी तरह से बहिष्कार किया है। मैं इन दिनों देख रहा हूं कि कई लोग और संस्थाएं इस बार रक्षाबंधन को अलग तरीके से मनाने का अभियान चला रहे हैं। कई लोग इसे वोकल फॉर लोकल से भी जोड़ रहे हैं और बात भी सही है। हमारे पर्व हमारे समाज के, हमारे घर के पास ही किसी व्यक्ति का व्यापार बढ़े, उसका भी पर्व खुशहाल हो, तब पर्व का आनंद कुछ और ही हो जाता है। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने रक्षाबंधन के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। श्री कोविंद ने अपने संदेश में कहा है कि राखी प्रेम, स्नेह और विश्वास का पवित्र धागा होता है जिसे बहनें अपने भाइयों की कलाई पर बांधती हैं। उन्होंने कहा कि ये विशेष त्योहार है जो महिलाओं की सुरक्षा और उनकी भलाई के कार्य के प्रति भाइयों की इच्छाओं को मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने सभी से महिलाओं की मर्यादा और सम्मान के लिए एकजुट रहने का संकल्प लेने को कहा ताकि वे राष्ट्र और समाज के लिए श्रेष्ठ योगदान कर सकें। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पूरे भारत और विश्व में रक्षाबंधन के अवसर पर भाई और बहन के बीच पवित्र संबंधों का सम्मान किया जाता है और ये त्योहार प्रेम तथा स्नेह के मजबूत संबंधों को दृढ़ता प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य की आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं द्वारा बनाई गई राखियां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने रक्षाबंधन के पर्व पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को गोबर और बांस से बनी राखियां भेजी हैं। इन राखियों को छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में रहने वाली ग्रामीण महिलाओं ने बनाया है। राज्यपाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्थानीय उत्पादों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बार यह विशेष राखियां भिजवाई हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार रक्षाबंधन पर्व पर जेल में बंद कैदियों को अपनी बहनों से वीडियो कॉलिंग करने और फोन पर बात करने की छूट प्रदान की है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल की अपील के बाद विशेष प्रकार की राखी तैयार की गई है। पर्यावरण अनुकूल ये राखियां रेशम, कागज और पौधों के बीजों के साथ साथ गाय के गोबर से तैयार की गई हैं। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में गाय के गोबर से राखियां बनाई गई हैं। भले ही यह सुनने में अजीब लगे, लेकिन बारासिवनी तहसील के इस नवाचार की आम लोग जमकर सराहना कर रहे हैं। इन राखियों को डिजाइन करने वाले भुवनानंद उपवंशी ने आकाशवाणी को बताया कि उन्होंने अब तक 52 किस्म की 5000 से अधिक राखियां बनाई हैं। गोबर की राखी पूर्णतः इको फ्रेंडली है पर्यावरण की दृष्टि से। यह गोबर को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है, उसमें बाइंडिंग एजेंट के रूप में ग्वारगम पाउडर मिला जाता है। फिर हमने इसमें तुलसी और मदार और सेट्रोनिला ऑयल जिसे गंजनी का तेल कहते हैं उनको भी मिक्स किया है। गाय के गोबर से बनी इन राखियों में कई तरह की जड़ी बूटियां मिलाई गई हैं। ये राखियां संक्रमण के साथ साथ मच्छरों से भी सुरक्षा प्रदान करेंगी। 12 से 13 लोगों को फिर रोजगार मुहैया हो गया। अब गांव में रोजगार भी पैदा हो रहा है और आत्मनिर्भरता की ओर हमारा आगे कदम भी बढ़ते जा रहा है। कलेक्टर दीपक आर्य ने भी इस पहल की सराहना की है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। मैं अनुरोध अपील सभी से करूंगा किसी प्रकार की राखियों का इस्तेमाल इस बार सभी लोग करें और इनके प्रमोशन के लिए हम लोग जरूर कार्य करेंगे। वहीं प्रदेश के बैतूल जिले में आदिवासी बच्चों ने पेड़ों को 30 फीट तक की राखियां बांधकर पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया। बालाघाट से श्रीनिवास चौधरी के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा की घोषणा की है। इससे त्योहार के अवसर पर महिलाएं उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की सभी प्रकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। आज विश्व संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज सुबह आकाशवाणी से पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम बहुजन भाषा संस्कृत भाषा का प्रसारण किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने संस्कृत में अपने विशेष संदेश में संस्कृत भाषा के महत्व को बताया है। 74वें स्वतंत्रता दिवस से संबंधित कार्यक्रमों के संबंध में हम आपके लिए किसानों और कृषि क्षेत्र पर एक विशेष प्रस्तुति लाए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से कृषि और किसानों पर विशेष ध्यान दिया है।
आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान और ई-नैम जैसे कार्यक्रमों से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्पादन से लेकर विपणन तक सरकार हर बिंदु पर जोर दे रही है। श्री चौधरी ने कहा कि 2014 से पहले कृषि बजट लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का होता था। सबसे बड़ा पहला काम ये हुआ कि किसानों का बजट को बढ़ाया गया। अब ये बजट बढ़ाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसमें भी 75,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट किसान को मिले। इस नाते किसान सम्मान निधि के तौर पर उनके डायरेक्ट खाते के अंदर 6,000 हजार रुपए के हिसाब से प्रतिवर्ष डाले जा रहे हैं। इसके साथ ही किसानों के लिए 10,000 FPO बनाए जाएंगे। उसमें किसानों को फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मार्केटिंग, इसके लिए जो भी इनको पैसों की आवश्यकता होगी उसके लिए भारत सरकार के ग्रुप में जो किसान आएंगे, समूह होगा, उन समूहों को प्रोसेसिंग यूनिट के लिए पैसा भी देगी और सब्सिडी भी प्रावधान रखा गया है। श्री चौधरी ने कहा कि देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठन FPO का गठन किया जा रहा है और सरकार प्रत्येक FPO को सहयोग प्रदान करेगी। और अब प्रस्तुत है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास और सशक्तिकरण पर विशेष श्रृंखला। जम्मू कश्मीर में सेब उत्पादकों को अधिकतम दाम प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम से कृषक समुदाय में अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई है। केंद्र शासित प्रदेश के किसानों के हित में ये कार्यक्रम शुरू करने के लिए कश्मीर में सेब उत्पादकों ने केंद्र सरकार, विशेष रूप से केंद्रीय कृषि मंत्रालय का आभार व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में सेब उत्पादकों के लिए एक अनूठी बाजार हस्तक्षेप योजना पिछले साल सितंबर के महीने में पहली बार शुरू की गई थी, क्योंकि सरकार कश्मीर के सेब उत्पादकों को उनके सेब के बगीचों से लेकर देश के विभिन्न बाजारों तक हर संभव सहायता प्रदान करने पर ध्यान देना चाहती थी। इस योजना ने सेब उत्पादकों को उनके सेब की उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी आश्वासन दिया। कश्मीर में सेब का व्यापार हर वर्ष 8,000 करोड़ रुपए होने के कारण इसकी तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 7 लाख परिवारों की आय का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्रोत है। नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया नेफेड द्वारा सेब उत्पादकों को सेब की विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिक पारिश्रमिक मिला था और उनकी फसल को संकट से बचाने के लिए नेफेड द्वारा भरपूर मदद मिली थी। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि कश्मीर में सेब उत्पादकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने के बाद केंद्र सरकार ने इस साल मार्च के महीने तक कश्मीर घाटी के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना को बढ़ा दिया था। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। मौसम विभाग ने कहा है कि मध्य और पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में कल से मानसून के सक्रिय चरण में प्रवेश करने से अगले 3-4 दिनों में भारी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी के उत्तर में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है और इसके ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने के आसार हैं और फिर इसके मध्य महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ बढ़ने की संभावना है, जिससे इन इलाकों में वर्षा हो सकती है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों में भी मंगलवार और बुधवार को बारिश हो सकती है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहपात्रा ने बताया, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे 4 तारीख को एक लो प्रेशर एरिया फॉर्मेशन हो रहा है। इसके प्रभाव में ओडिशा से शुरू करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में अच्छा बारिश होगा। 4 तारीख से 6 तारीख के बीच ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सभी जगह बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाके में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है। इस पीरियड में महाराष्ट्र, स्पेशली कोस्टल महाराष्ट्र और साउथ गुजरात रीजन में भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का हम उम्मीद कर रहे हैं। ये जो सेंट्रल इंडिया है, जुलाई महीने में अच्छा बारिश नहीं हो रहा था और अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा बारिश होगा। ये खेती के लिए लाभदायक होगा। और अब एक नजर देश के विभिन्न भागों के आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और सामान्य वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी हो सकती है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 29 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान
अनुमान है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश या गरज के साथ बौछारें आने के आसार हैं। न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में आंशिक रूप से बादल छाए रहने, वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी चलने का अनुमान है। श्रीनगर में दोपहर बाद या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। लद्दाख में तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। गिलगित में न्यूनतम तापमान 17 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दिन में 1-2 बार गरज के साथ छींटे पड़ने या वर्षा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से आशुतोष मिश्र। इस वर्ष का इंडियन प्रीमियर लीग 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमारात में खेला जाएगा। आईपीएल संचालन परिषद की कल रात हुई वर्चुअल बैठक में यह फैसला लिया गया। भारत में कोविड की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए परिषद ने यह टूर्नामेंट भारत से बाहर कराने का फैसला किया है। आईपीएल के मैच दुबई, शारजाह और अबुधाबी में खेले जाएंगे, लेकिन इससे पहले भारत सरकार की आवश्यक मंजूरी लेनी होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट गतिविधियां फिर से शुरू करने के लिए सभी राज्य क्रिकेट संघों को मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय प्रशासन से अनुमति मिलने के बाद ही फिर से प्रशिक्षण शुरू किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में सभी की निगाहें अयोध्या पर हैं, जहां श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की मिट्टी तथा देश की पवित्र नदियों के जल अयोध्या पहुंच रहे हैं। एक रिपोर्ट। अयोध्या में भूमि पूजन के कार्यक्रम के लिए हजारों की तादाद में कलश पहुंच रहे हैं। इन कलशों में देश के सभी पवित्र स्थानों, जिनमें मंदिर और महापुरुषों के जन्म स्थान भी शामिल हैं, उनकी मिट्टी और जल भरा हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जानकारी दी है कि श्री बद्रीनाथ धाम, रायगढ़ के किले, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्री महाकालेश्वर मंदिर और हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद और बिरसा मुंडा के जन्म स्थान के साथ ही अन्य अनेक पवित्र और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की मिट्टी और जल अयोध्या पहुंच चुका है। इसके अलावा हल्दी घाटी, रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गा के किले की मिट्टी और मानसरोवर, गंगा सागर तथा अन्य सागरों का जल भी पूजन हेतु अयोध्या पहुंच गया है। इस मिट्टी और जल का इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण और भूमि पूजन के दौरान किया जाएगा। इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम भक्तों से एक बार फिर अपील की है कि वो भूमि पूजन के दिन घर पर ही रहकर भगवान राम का चिंतन करें और सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त करें। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और निखिल, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। जी विमलेंदु, कोरोना से उबर रहे लोगों की बढ़ती संख्या अखबारों की बड़ी खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, 1 महीने में सबसे कम सक्रिय केस। अब तक 11,45,000 मरीज हुए स्वस्थ। लगातार चौथे दिन 50,000 से अधिक रोगी। उधर दैनिक भास्कर का कहना है कि जिस एंटीजन टेस्ट के नतीजे 35% गलत, दिल्ली में वही टेस्ट बढ़ाए गए तो नए मरीज घटे। मुंबई और अहमदाबाद भी इसी राह पर। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, कोरोना ने लिया कई बड़ों को चपेट में। गृह मंत्री अमित शाह और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल सहित अनेक नेता कोरोना पॉजिटिव। नवभारत टाइम्स की अहम खबर है, आज अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन का श्री गणेश, कल राम अर्चना। हिंदुस्तान लिखता है, पूजन में 8,000 स्थानों की मिट्टी और जल का उपयोग। सामाजिक समरसता और एकता का संदेश देने का प्रयास, राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाने का अनूठा उदाहरण। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध के मामले में जनसत्ता का कहना है, चीनी सैनिकों की पूर्ण वापसी पर भारत का जोर। सीमा विवाद पर 5वीं बार मिले भारत और चीन के सैन्य कमांडर। नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे पर पंजाब केसरी की टिप्पणी है, संयुक्त राष्ट्र में नहीं चली नेपाल की नक्शेबाजी, ओली को करारा झटका। काला पानी वाले विवादित नक्शे को न तो स्वीकार किया जाएगा और न ही मान्यता मिलेगी। दैनिक जागरण की खबर है, गैस को जीएसटी में शामिल करने पर बढ़े कदम। पेट्रोलियम मंत्रालय ने संबंधित नोट वित्त मंत्रालय को भेजा। राज्यों की तरफ से भी अभी मिल रहा समर्थन। पाइपलाइन से गैस आपूर्ति की व्यवस्था में राज्यों में अलग अलग टैक्स लगाना मुश्किल। रक्षाबंधन के अवसर पर मुंबई में कल लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों को राखी बांधी। हिंदुस्तान ने सचित्र शीर्षक दिया है, रक्षा धर्म कोरोना योद्धाओं को बांधी राखी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों को स्मार्टफोन तथा टैबलेट रखने की अनुमति देने को कहा। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने भारतीय सीरम संस्थान को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के मानव परीक्षण की मंजूरी दी। रक्षाबंधन का पर्व आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष चीन में निर्मित राखियों के स्थान पर स्थानीय राखियों ने जगह बनाई। देश के मध्य और पश्चिमी भाग में मानसून कल से सक्रिय होगा। इस वर्ष के इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।